गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर डिजिटलेशन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट वेव ऑप्टिक्स अर्थात तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम लेते हैं यंग का दो स्लिट प्रयोग। तो इस प्रयोग के द्वारा यंग ने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को प्रायोगिक रूप से दिखाया था। तो इस प्रयोग की जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो इस प्रकार है, चित्र में देख के आप समझ सकते हैं। इसमें S1 S2 संकीर्ण स्लिटें होती हैं तथा XY एक पर्दा है जिस पर व्यतिकरण चित्र हमें प्राप्त होता है। स्लिट S को एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है, जहाँ से निकलने वाला तरंगाग्र स्लिटों S1 और S2 पर पहुँचता है, जो कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, जहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं। इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें पर्दे XY पर व्यतिकरण चित्र प्राप्त होता है। नंबर 2 प्रेक्षण। इस व्यतिकरण चित्र को देखने पर हमें निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। नंबर 1, पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त पट्टियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें फ्रिंजें कहते हैं। नंबर 2, पर्दे के बिंदु P0 पर, जो कि स्लिट S1 व S2 से समान दूरी पर है, चमकीली अर्थात दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। चूँकि P0 S1 और S2 से समान दूरी पर है, अतः जो पथांतर है वो शून्य होता है। अतः कंडीशन के अनुसार हमें P0 पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। नंबर 3, किन्हीं भी दो क्रमिक दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी समान होती है, जिसे फ्रिंज चौड़ाई या फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, प्रत्येक चमकीली फ्रिंज पर तीव्रता बहुत अधिक तथा प्रत्येक काली फ्रिंज पर तीव्रता लगभग शून्य होती है। प्रेक्षणों की व्याख्या। ऊपर जो प्रेक्षण हमें प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से की जा सकती है। स्लिट S से चलने वाला तरंगाग्र जब स्लिट S1 और S2 पर पहुंचता है, तो हाइगन के तरंग सिद्धांत से S1 व S2 द्वितीयक तरंगिकाओं के आभासी कला संबद्ध स्रोत बन जाते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के पश्चात पर्दे पर व्यतिकरण चित्र बनता है। जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगों के शीर्ष या गर्त मिलते हैं, वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, जिन्हें डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तथा जिन बिंदुओं पर एक तरंगिका का शीर्ष तथा दूसरी तरंगिका का गर्त मिलता है, वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है, जिन्हें क्रॉस द्वारा दिखाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, डेरिवेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। चूँकि अभी हमने प्रेक्षण में देखा था कि व्यतिकरण चित्र में क्रमिक रूप से अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, जिनकी चौड़ाई समान होती है, जिसे हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा चित्र बनाते हैं। इस रेखा चित्र में S1 S2 स्लिटें हैं तथा XY एक पर्दा है। स्लिटों S1 व S2 के बीच की दूरी d है। S1 व S2 से पर्दे की दूरी D है। पर्दे XY पर S1 के तथा S2L अभिलंब खींचे गए हैं। माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज O से प्रथम दीप्त फ्रिंज P की दूरी x है। अब हम चलते हैं त्रिभुज S1 PK में पाइथागोरस प्रमेय से। S1P² = KP² प्लस S1K² S1P² KP² को हम लिख सकते हैं OP - PK का होल स्क्वायर प्लस S1K²।
S1p स्क्वायर इक्वल टू x माइनस dy2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको हम सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे हम समकोण त्रिभुज S2PL में चलते हैं। तो यहाँ पर जो विकर्ण है कर्ण है वो S2P है, आधार PL है, S2L है तथा लंब PL है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है S2P स्क्वायर इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस S2L स्क्वायर। इसको हम आगे और सरल करके लिख सकते हैं S2P स्क्वायर इक्वल टू PO प्लस OL का होल स्क्वायर प्लस S2L स्क्वायर। S2P स्क्वायर इक्वल टू x प्लस dy2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं तो हमें परिणाम मिलता है d प्लस डी डेल्टा इक्वल टू 2xd। यहाँ पर डेल्टा पथांतर है, S2P माइनस S1P को पथांतर कहा जाता है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं S1P और S2P लगभग बराबर हैं और यह कैपिटल D के बराबर हैं। तो इस प्रकार हमें यह रिजल्ट मिलता है d प्लस डी इंटू डेल्टा इक्वल टू 2xd। आगे हल करते हैं 2d इंटू डेल्टा इक्वल टू 2xd। तो डेल्टा की वैल्यू मिलती है xd अपॉन डी। इस प्रकार पथांतर के लिए हमें एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है जो होता है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, जहाँ स्मॉल d S1 S2 के बीच की दूरी है, कैपिटल D S1 S2 से पर्दे की दूरी है। अब हम व्यतिकरण की जो गणितीय विवेचना की थी उसमें जो हमें परिणाम मिले थे उनका उपयोग करते हैं। दीप्त फ्रिंजों के लिए डेल्टा बराबर n लैम्डा। अतः समीकरण 2 से n लैम्डा इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल D, इसको हल करेंगे तो मिलेगा हमें x इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल d इक्वल टू xn। यहाँ पर xn n भी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी है। इसी प्रकार n+1 भी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होगी वो है xn+1 इक्वल टू n+1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। दो दीप्त फ्रिंजों के बीच एक अदीप्त फ्रिंज होती है, अतः अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी बीटा इक्वल टू xn+1 माइनस xn। इसमें xn+1 और xn की जो वैल्यू रखेंगे उसके बाद हमें प्राप्त होगा बीटा डार्क इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसे इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो शर्त होती है वो होती है पथांतर कितना होना चाहिए, डेल्टा इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। अतः समीकरण 3 से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 इक्वल टू xd अपॉन डी। इस प्रकार इसको और सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू मिलेगा 2n-1 अपॉन डी लैम्डा डी अपॉन 2 xn डैश। यह n भी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी होगी। इसी प्रकार n+1 भी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी भी हम निकाल सकते हैं जो प्राप्त होती है x डैश n+1 इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d। दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच एक दीप्त फ्रिंज होती है, अतः दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा ब्राइट इक्वल टू x डैश n+1 माइनस xn होगी। यहाँ पर वैल्यूज रखने के बाद हमें बीटा ब्राइट की वैल्यू मिलेगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। स्पष्ट है कि बीटा डार्क और बीटा ब्राइट का जो फार्मूला है वो सेम प्राप्त होता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर। अतः जो फ्रिंज विड्थ होगी, जिसका एक्सप्रेशन होगा, जिसका फार्मूला होगा वो होगा बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यही फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक होता है, जहाँ लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, कैपिटल D स्लिट S1 S2 से पर्दे की दूरी है, स्मॉल d स्लिट S1 व S2 के बीच की दूरी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। सूत्र बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D के अनुसार फ्रिंज चौड़ाई निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करेगी। नंबर 1, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा पर। फ्रिंज चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के व्यतिक्रमानुपाती होती है, अर्थात बीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा। चूँकि हम जानते हैं लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट, अर्थात लाल रंग की तरंगदैर्घ्य
बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। अतः बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के अनुसार जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो रेड कलर के लिए अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, और बैंगनी कलर के लिए सबसे कम होगी। कला संबद्ध स्रोत से पर्दे की दूरी डी पर फ्रिंज चौड़ाई बीटा स्रोत से पर्दे की दूरी डी के अनुक्रमानुपाती होती है। दोनों तरंग स्रोतों S1 S2 के बीच की दूरी पर फ्रिंज चौड़ाई बीटा दोनों तरंग स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विभिन्न परिस्थितियों में व्यतिकरण चित्र में होने वाले परिवर्तन। तो नंबर 1, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश स्रोत प्रयुक्त करने पर अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के प्लेस पे वाइट लाइट का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्या परिवर्तन होता है फ्रिंज चौड़ाई पे। देखिए, ऐसा करने पर व्यतिकरण चित्र के केंद्र पर एक श्वेत फ्रिंज तथा उसके दोनों ओर कुछ दूरी पर रंगीन किनारे वाली फ्रिंजें प्राप्त होंगी। इनमें बैंगनी फ्रिंज पहले होगी तथा लाल फ्रिंज बाद में।